नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें हम प्रीवियस पेपर्स में भर्ती परीक्षाओं में आए महत्वपूर्ण प्रश्न आपको उपलब्ध करवाते आए हैं टॉपिक वाइज। आज का हमारा टॉपिक पावर सिस्टम का है। इलेक्ट्रिक जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन पर आधारित वो कौन से क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा बार आए हैं। और दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा। ऐप में आपके लिए प्री प्रैक्टिस टेस्ट उपलब्ध है, कंप्लीट पेड कोर्स भी अवेलेबल है। पूरे भारत में किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए एक कंप्लीट कोर्स यहाँ आपको मिल जाएगा, आप उसे ले सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चैनल पर काफ़ी कंटेंट उपलब्ध है जो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको बहुत सपोर्टिव रहेंगे, बहुत हेल्प करेंगे। न्यूज़ नोटिफिकेशन और अपडेट भी हम पहुंचाते रहते हैं। किसी भी भर्ती की जानकारी हो तो हम आपको सबसे पहले यहाँ पहुंचाते हैं, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस सीरीज़ के बारे में आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका स्कोर कितना रहा आज के इस क्वेश्चन पेपर का, हमें ये भी ज़रूर बताइएगा। आइए दोस्तों, आज के प्रश्नों से शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत में ऊर्जा संयंत्र में इलेक्ट्रिसिटी में मानक वोल्टेज का जनन किया जाता है। दोस्तों, टेक्निकल हेल्पर के लिए स्पेशल सीरीज चला रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन हिंदी में है। और आशा करता हूं कि आप सभी हमारे समझाने के तरीके से संतुष्ट होंगे और अच्छे से ये 25 प्रश्न समझ पाएंगे, क्योंकि हिंदी समझना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है सबको आसानी से समझ में आ जाएगा। सवाल ये कह रहे हैं कि भारत में जितने भी पावर प्लांट्स होते हैं उनमें स्टैंडर्ड वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी की कौन सी है। तो दोस्तों, वो है 11,000 वोल्ट। भारत में सर्वाधिक विद्युत तापीय विधि से उत्पन्न होती है और उत्पादन वोल्टेज जो है वो 11,000 वोल्ट है। अगर फ्रीक्वेंसी के साथ बात की जाए तो भारत में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को का ऊर्जा सोर्स भी माना गया है। दोस्तों, जो गैर परंपरागत ऊर्जा सोर्स होते हैं इसमें अपना आता है जैसे सोलर हो गया, विंड पावर हो गया, ये जिनको हम रिन्यू कर सकते हो, इसलिए इनको नव्यकरणीय ऊर्जा संसाधन भी बोलते हैं, यानी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बोलते हैं, जिनको हम पुनः उपयोग में ले सकते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर अपना सही रहेगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा गैर परंपरागत संसाधनों का एक उदाहरण है। देखो, वैसे भी ध्यान रखो कि कौन से एक जैसी लाइन के है, उसका अपोजिट जो होता है ना वो उत्तर कर दो। पेट्रोल, डीजल और कोयला, ये तीनों परंपरागत सोर्स में आएंगे, ध्यान रखना। जबकि पवन ऊर्जा यानी विंड पावर जो है ये गैर परंपरागत में आएगी। और वायु ऐसा है जो कभी नष्ट न होने वाला है, यानी हम इसको रिन्यू आसानी से कर भी सकते हैं। अगला सवाल है, भारत में अधिकांश विद्युत का उत्पादन किस विधि से होता है। देखिए, ये तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बता दिया था। जब नंबर 1 क्वेश्चन मैंने आपको करवाया तो कहा था कि भारत में अधिकतम विद्युत का उत्पादन तापीय संयंत्रों से होता है, यानी थर्मल पावर प्लांट के द्वारा विद्युत का उत्पादन भारत में किया जाता है। बी उत्तर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से किस पावर प्लांट में यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम जैसे ईंधन का उपयोग करते हैं। देखिए, ये सभी परमाणु पदार्थ है एक तरह से, और परमाणु का जिस फ्यूल में होता है उसको न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी परमाणु ऊर्जा संयंत्र बोलते हैं। डीजल पावर प्लांट में डीजल का उपयोग करेंगे, जल उत्पादन में जल का, और थर्मल पावर प्लांट में कोयले का उपयोग किया जाता है विद्युत उत्पादन के लिए, इसलिए हमारा यहाँ पर डी उत्तर सही होगा। अगला सवाल है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में मंदक के रूप में किसका उपयोग करते हैं। मंदक को इंग्लिश में मॉडरेटर बोलते हैं, और इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं तो वो है अपना ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी काम में लेते हैं, भारी जल काम में ले सकते हैं, और भी कई तरह के आएंगे उनमें लेते हैं अपन। और कैडमियम या बोरोन है तो इसकी होती है कंट्रोल रोड। ठीक है, जो नाभिकीय पावर प्लांट में न्यूट्रॉन की गति को कंट्रोल करता है वो कैडमियम या बोरोन की होती है, उसको कंट्रोल रोड बोलते हैं या कंट्रोल छड़ बोलते हैं। अगला सवाल, किसी विद्युत उत्पादन संयंत्र की संचालन लागत न्यूनतम है। संचालन को इंग्लिश में ऑपरेशन बोलते हैं, यानी परिचालन लागत सबसे कम है तो वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। यानी जल विद्युत उत्पादन केंद्र ऐसा है
जिसमें रनिंग के दौरान बहुत कम लागत आती है या सबसे कम आती है। देखिए थर्मल, डीजल और गैस, इन सब में फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है जो कि कंज्यूमेबल फ्यूल होता है, वो कंज्यूम हो जाता है। जैसे कोयला हो गया, डीजल हो गया, गैस हो गया, तो ये सब जो है ये रनिंग कॉस्ट की श्रेणी में आते हैं और रनिंग कॉस्ट इनकी तुलनात्मक रूप से जो है वो ज़्यादा होती है। अगला सवाल है सर्ज टैंक का। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्ज टैंक लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, सर्ज टैंक है। याद रखना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के पार्ट्स से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन जरूर पेपर में देखने को मिल जाएगा, स्पेशली पेन स्टॉक और सर्ज टैंक। तो सर्ज टैंक जो है वो पेन स्टॉक की प्रोटेक्शन के लिए होता है। पेन स्टॉक में वाटर हैमरिंग से बचाव करता है, यानी अचानक जब जल दाब में वृद्धि या कमी हो जाती है तो उस दौरान पेन स्टॉक जो है वो प्रोटेक्शन देता है। अगला सवाल है, कौन सा विद्युत संयंत्र पर्यावरण प्रदूषण समस्याओं से मुक्त है, यानी जिसमें एक तरह से क्या करें कि पोल्यूशन नहीं है। तो देखो डीजल वाले में भी पोल्यूशन होगा, ताप और कोयला वाले में भी होगा, नाभिकीय तो सबसे ज़्यादा होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आएगा जो कि प्रदूषण से मुक्त माना गया है। दोस्तों काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, इनको आप हल्के में ना लेवे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत है, ये पेपर में आ चुके हैं, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, गैस टरबाइन पावर प्लांट आमतौर पर किस प्रकार की आपूर्ति के लिए होते हैं। दोस्तों पावर प्लांट होते हैं दो तरह के, एक को बोलते हैं बेस लोड, एक को बोलते हैं पीक लोड। बेस लोड में वो होते हैं जो निरंतर हमें सप्लाई प्रदान कर सकते हो, जैसे थर्मल हो गया, और इस तरह के जो आते हैं ये निरंतर यानी कंटिन्यूस में आते हैं जो हमें लगातार सप्लाई देंगे। दूसरे आते हैं पीक लोड में, जो कभी दे सकते हैं लेकिन ख़राब मौसम की वजह से, जैसे सोलर हो गया, तो अगर मौसम ख़राब है तो वो हमें सप्लाई नहीं दे पाएगा। तो गैस टरबाइन को भी पीक लोड की श्रेणी में ही रखा गया है, यानी कभी दे देते हैं कभी नहीं दे सकते, गैस की आपूर्ति अगर प्रॉपर नहीं मिलती है तो। अगला सवाल है, निम्न शीर्ष और ज़्यादा विसर्जन यानी लो हेड और हाई डिस्चार्ज के लिए किस प्रकार की वाटर टरबाइन का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए जो आएगी टरबाइन वो है कापलान टरबाइन। याद रखें लो हेड के लिए कापलान होती है, वहीं अगर हाई हेड के लिए बात की जाए तो फिर पेल्टन व्हील टरबाइन आएगी। टरबाइन वाला एक चैप्टर मैंने पूरा कंप्लीट दिया हुआ है, इस पर पूरी डिटेल से हमने थ्योरी की क्लास दी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पूरा कंप्लीट मैंने स्पीड के आधार पर, हेड के आधार पर, फ्लो के आधार पर सब डिटेल से आपको करवाया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ओवरहेड सिस्टम को ऑपरेशन तक के लिए डिज़ाइन किया जाता है, यानी ओवरहेड सप्लाई सिस्टम जो है इसको कहाँ तक हम ऑपरेट कर सकते हैं। दिए गए ऑप्शन के हिसाब से आपको जाना है 400 kV ऑप्शन के साथ। प्रसारण की लाइन है, वैसे आजकल तो 765 kV तक हो गया है और कुछ जगह इसका ऑप्शन 750 kV आता है। दोनों ऑप्शन को आप ध्यान रखें। अंडरग्राउंड में कंपेरेटिवली आपका थोड़ा सा कम रखा जाता है और ऑप्शन के आधार पर ध्यान रखना 66 kV के साथ आपको जाना है, यानी अंडरग्राउंड सिस्टम को कहाँ तक ऑपरेट कर सकते हैं तो 66 kV होता है। हालांकि ऑयल एंड गैस प्रेशर केबल आती है तो वो 132 kV तक यूज़ भी हम करते हैं। अभी आपको डी ऑप्शन के साथ जाना है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी साधारणतया उत्पादन वोल्टेज नहीं है। दोस्तों जनरेटिंग वोल्टेज जो है ना वो है 9.9 kV, ये किसी प्रकार का कोई उत्पादन वोल्टेज नहीं है। भारत में 6.6 kV का उत्पादन भी होता है और 11 kV का भी उत्पादन होता है। अब 11 को अगर √3 से देखते हैं तो इसमें 13.2 kV को भी जनरेटिंग वोल्टेज की कैटेगरी में शामिल करते हैं। आपको बी ऑप्शन के साथ जाना है। 9.9 किलोवोल्ट जो है ये किसी प्रकार की जनरेटिंग वोल्टेज नहीं है। अगला सवाल है, किस प्रकार के ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस प्रभाव नगण्य माना गया है। धारिता जो होती है ये लाइन की लंबाई के समानुपाती होता है, ध्यान रखें। इसका मतलब लाइन की लंबाई जितनी छोटी होगी कैपेसिटेंस उतना ही कम होगा और उसमें हम धारिता को नगण्य मान सकते हैं। तो बी उत्तर आएगा, छोटी ट्रांसमिशन लाइन, इंग्लिश में बोलेंगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। इसमें केवल आर और एल को ही शामिल किया जाता है, इसी वजह से इसमें फेरेंटी प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन ऐसी है जिसमें फेरेंटी प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा या देखने को नहीं मिलता है, जबकि लॉन्ग और मीडियम दोनों ट्रांसमिशन लाइन में फेरेंटी प्रभाव भी उत्पन्न होता है। फेरेंटी प्रभाव क्या है कि रिसीविंग एंड पर वोल्टेज सेंडिंग एंड की बजाय ज़्यादा हो जाती है। खैर इस पर मैंने वीडियो क्लास आपको दी हुई है, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर पूरा वीडियो क्लास देख करके आएँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा।
अगला सवाल, किसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली में फीडर जो होता है वो किसको पावर फीड करता है? देखो संचरण प्रणाली में ट्रांसमिशन लाइन में फीड करवा रहे हैं। ट्रांसमिशन लाइन में फीडर जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, सब स्टेशन से निकलता है और डिस्ट्रीब्यूटर को दे देगा। डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो आगे जाएगा, वितरक बनेगा, यानी वितरण को सप्लाई देगा, और उसके बाद में वो उपभोक्ता के घर तक जाते हैं तो उसको सर्विस मेन्स बोला जाता है। जैसे कि अगला क्वेश्चन आ ही गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्विस मेन्स क्या है या सर्विस मेन किन को जोड़ता है? तो डिस्ट्रीब्यूटर और उपभोक्ता के बीच में जो केबल होती है ना उसको सर्विस मेन कहा जाता है। और देसी या लोकल भाषा में बोलूँ तो ये होता है कि पोल से लेकर एनर्जी मीटर तक जो आपको केबल मिलती है देखने को, वो केबल सर्विस मेन्स कहलाती है। अगला सवाल है, जो हमारे रेजिडेंशियल एरिया होते हैं वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर कैसा होता है? दोस्तों वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर 3 फेज़ 4 वायर प्रकार का होता है, लेकिन देखो सिंगल फेज़ लिखा हुआ है तो इस ऑप्शन के साथ भी जाएंगे, फिर ए या सी ऑप्शन दे रखा है इसलिए ये करेंगे। अगर आपको ऑप्शन ना मिले सिंगल फेज़ 3 फेज़ दोनों करने का, तो फिर आपको 3 फेज़ 4 वायर ऑप्शन के साथ जाना है, ये भी ध्यान रखिएगा। अभी तो डी कर देंगे, ए या सी दोनों दे दिया इसलिए दोनों करेंगे। भारत में वितरण लाइनें अधिकतर किस पर है? आरसीसी पोल पर है, ठीक है ना। आरसीसी पोल सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं, और वैसे आरसीसी पोल की लिमिट वोल्टेज के आधार पर है तो 33 केवी तक होती है। 33 केवी तक आरसीसी पोल का यूज जो है वो किया जा सकता है। लकड़ी के पोल में स्पान पूछा है, गैप लगभग 40 से 50 मीटर का गैप होता है लकड़ी के पोल जब रखे जाएं तो, और सबका अलग अलग होता है, ध्यान रखें। और ट्रांसमिशन लाइन में लकड़ी के पोल को कहाँ तक यूज कर सकते हैं? तो 22 किलोवोल्ट तक परमिशन है आपको लकड़ी के पोल यूज करने की, इससे ज़्यादा हम आगे नहीं करते हैं। एक्स्ट्रा हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन में किस प्रकार के प्रयुक्त इंसुलेटर किसके बने होते हैं ये पूछा है। तो पोर्सलिन के यानी चीनी मिट्टी के ही होते हैं, और उनको डिस्क टाइप इंसुलेटर बोलते हैं, जो कि संख्याओं में होते हैं। अगला सवाल है, 33 केवी तक की वोल्टेज मात्रा के लिए ओवरहेड लाइन में कौन सा इंसुलेटर काम में लेंगे? 33 केवी तक पिन टाइप इंसुलेटर यूज किया जा सकता है। इसके ऊपर जैसे ही आप चले जाते हो तो आपको डिस्क इंसुलेटर काम में लेना होगा। 33 केवी तक पिन इंसुलेटर यूज हम कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला सवाल इसी का आ गया, मैंने रिपीट करवा दिया। 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन में किस प्रकार के इंसुलेटर का उपयोग करेंगे? तो 132 केवी में तो हमें डिस्क टाइप इंसुलेटर का ही यूज़ करना होगा। अगला सवाल है, 66 केवी लाइन में किस प्रकार के इंसुलेटर काम में लेंगे? दोस्तों ध्यान रखें, अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक डिस्क कितने वोल्ट के लिए डिज़ाइन की जाती है, तब तो आपको उत्तर करना है 11 किलो वोल्ट यानी 11,000 वोल्ट के लिए। लेकिन जब आपसे नंबर ऑफ डिस्क यानी डिस्कों की संख्या पूछी जाए, तब आपको 11 × √3 का भाग देना है, ये ध्यान रखें। यानी प्रैक्टिकली 13.5 किलो वोल्ट के आसपास आपका उत्तर रहता है, ये ध्यान रखें। जब आप कैलकुलेशन करके उत्तर निकालोगे तो 4 डिस्क आएगी। 66 केवी ट्रांसमिशन लाइन में जो डिस्क इंसुलेटर होगा उसमें आपको 4 डिस्क लगानी है। और अगला, अत्यधिक कंजेस्टेड एरिया है तो 25 mm पर केवी के हिसाब से इंसुलेटरों के बीच में क्रीपेज दूरी रखनी है। क्रीपेज दूरी होती है कि जो इंसुलेटर की डिस्क होती है ना, 2 डिस्कों के बीच गैप जो होता है उसको क्रीपेज दूरी बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, यही थे आज के 25 क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए और वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा।